अस्सलाम वालेकुम जी। वफाकी काबीना के अंदर तब्दीलियों का छठा मरहला जो है वो जारी है। हम ये तो नहीं कह सकते इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन जारी है। और उसके अंदर कुछ नई जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनकी तब्दीली अमल में आई है। जनाब हमाद अज़हर साहब जो हैं, जो कि लाहौर के मियाँ अज़हर साहब के साहबजादे हैं, और वो जो हैं अपने अब्बा से बगावत करके पीटीआई में गए हुए हैं। हाँ, वो जो हैं उनको 18 दिन के बाद जो है वो वजारत से हटा दिया गया है। बेइज्जती इज़्ज़त बेइज्जती तो खैर कोई बात नहीं है, ये उनकी ख़ानदानी वस्फ़ है। और जो है स्पाइन या कोई बैकबोन वगैरह तो कोई उस ख़ानदान के अंदर नहीं पाई जाती। उन्होंने अपनी ख़ानदानी रवायात के ऐन मुताबिक 18वें दिन जो है, कुछ लोग 18वें को ज़रा ज़ूमानी कर रहे हैं कि 18वां साल और 18वां दिन ही बड़ा खौफनाक होता है, और मसूफ़ को उस वजारत से हटा के एक और जो है वो होम्योपैथिक किस्म की वजारत दे दी गई है, और वो इसी पे बड़ा खुश हैं, उस डंडे और उस झंडे के ऊपर बहुत खुश हैं, और उन्होंने चुपके से जो है वो वजारत कबूल भी कर ली है। ज़ाहिर है कुछ ख़ानदानी रवायत भी तो होती है जितनी तनख्वाह मिले उतने भी काम कर लेते हैं। लेकिन उनकी जगह पे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं ये हर दौरे हुकूमत के अंदर, जिस तरह किसी ज़माने में शौकत अजीज़ होता था कि जो भी हुकूमत आती थी तो वो अपना मंजन बेचने पहुंच जाता था, और उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को मंजन बेचने की कोशिश की, दोनों ने नहीं ख़रीदा। तो फिर जनाब मुशर्रफ साहब ने वो मंजिल ख़रीद लिया और उनका फलूक लग गया, वो इंजॉय करके वापस अपने वतन को लौट गए। उसी तरह ये भी एक है जी, मतलब कि शौकत तरीन साहब भी इसी तरह के, शौकत अजीज़ की तरह के वारदाती हैं, लेकिन ज़रा छोटे लेवल के हैं। आप अंदाज़ा करें मामला कहाँ तक पहुँच गए। और इनका जो बैंक है वो इस बात का मज़र है कि वो कितने कॉम्पिटेंट बैंकर हैं। बुनियादी तौर पे ये आए थे फाइनेंस मिनिस्टर बनने के लिए, अगर आपको मैं याद दिलाऊं, नवाज शरीफ साहब के दूसरे दौर के अंदर जब एटमी धमाका वगैरह हुआ था, तो नवाज शरीफ ने इन्हें कहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से चले हम खुद चला लेंगे, आप ये ज़रा हबीब बैंक ठीक कर दें। तो ये और अनीक खाबर और फिर एक तीसरा तीसरा इनकी टीम थी, ये वो टीम लेके हबीब बैंक पे नाजल हुए, और उन्होंने हबीब बैंक जो था उस वहाँ के मुलाजमीन का जो था वो सारे कैरियर्स तबाह किए, और फिर उनका जीना दुभर किया, और फिर जो था मुशर्रफ साहब ने आके वो बैंक जो था वो 18 मेरे ख्याल 18 अरब के 22 अरब के इवज़ जो था वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के इस खित्ते के अंदर हमेशा से नुमाइंदे आगा खान को कोड़ियों के मूल दे दिया। यानी कि उतनी मालियत की उसकी हबीब बैंक हेड ऑफिस बिल्डिंग नहीं थी जितने का वो बैंक बख्श दिया गया। और वो जो है अच्छा मज़े की बात थी, या तो उस बैंक को बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक था प्राइवेट शोबे का, और या तो वो और नेशनल बैंक की जगह ऑपरेट करता था, जब जहाँ पे नेशनल बैंक वाक़या नहीं होता था वहाँ पे हबीब बैंक को सरकारी बैंक समझा जाता था, या तो वो उसको बहुत कोई मॉडर्नाइज कर देते, आइडियलाइज कर देते, बहुत बड़े लेवल पे ले जाते, जिस तरह एमसीबी में हुआ, जिस तरह अलाइड बैंक में हुआ, या दूसरे प्राइवेट सरकार के 5 बैंक थे तो बाकी में हुआ। लेकिन हबीब बैंक उसके बाद जवाल का शिकार हुआ, और 2 नंबरियों के अंदर उसने पीक हासिल किया कि वॉल स्ट्रीट जो है वहाँ पे वाक़या जो हबीब बैंक की ब्रांच थी वो फ्रॉड में मुलव्वस हुई और वो बंद हुई। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर भी इन्होंने, मतलब कि सिमटा तो है, तबाही तो हुई है उसकी। ज़ाहिर है जब आप खा रहे होंगे और खाते ही जा रहे होंगे और उसमें से पैसे ही निकालते जा रहे होंगे तो फिर अदारा ऐसे ही गिरेगा ना जी। यानी मुलाजमीन की लाइबिलिटीज तो मिनिमम कर दी गई थी, पेंशन वेंशन के सारे हकूक उनसे छीन लिए गए थे, और वो जो होता है कि कोई दफ़ा ले लो जो कुछ लेना चाहिए, गोल्डन हैंडशेक के जरिए लोगों के मुस्तकबिल तबाह किए गए। हमने कई लोग पागल होते हुए देखे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ अपने आप को, बैंकों ने, ये जब लाइबिलिटी काम हुई तो उन्होंने खड़ा किया। हबीब बैंक वाहिद बैंक है कि जो खड़ा था और उसको प्राइवेटाइज किया गया और वो बैठ गया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मेरी इस स्टेटमेंट से आग लगेगी, लेकिन हम हकीकत बयान करने बैठे हैं, हकीकत टीवी बयान करने नहीं बैठे। ठीक, बड़े दिन हो गए हकीकत टीवी का हमने तस्करा नहीं किया। वो बेचारा आजकल बौंदला फिर रहा है, कभी इस दीवार के साथ लगता है कभी उस दीवार के साथ, क्योंकि वो जो मालकान हैं उनको समझ नहीं आ रही कि हमने किस इशू के ऊपर किस तरह रिएक्ट करना है। कल तक हम जो थे अफगान पीस प्रोसेस में से कीड़े निकाल रहे थे, अब चूंकि हमें फ़ोन आ गया तो अब हम उस प्रोसेस में से कुछ और बरामद करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे बेज़मीर और स्पाइनलेस लोगों को क्या है, जो मर्जी कर लें। एनी
शौकत तरीन साहब उस तरह के छोटे से वारदातिये थे, और उन्होंने फिर हबीब बैंक के साथ वारदात डाली और वहां से निकल के अपना बैंक बनाया, फिर वो बैंक बेचा, फिर एक और बैंक उठा लिया, ठीक है। तो बैंक बैंक खेला करते, और ब्रांच लेवल तक भी इन्वॉल्व होते हैं। मतलब मुझे याद है कि जहाँ पे हमारा एक दफ्तर था चौथे फ्लोर पे, तो निचले वाले ग्राउंड फ्लोर पे इनका दफ्तर था, तो वहाँ पे वो जो बिल्डिंग के हवाले से जो फटा पड़ा, तो ये ज़ाती तौर पे इन्वॉल्व हुए, यानी वो सारे मामला खुद करते, सेठ मेंटेलिटी ना। हाँ, भतीजे हैं जी। अब्बा जी जो थे वो नंबर 1 अदारे में थे जी, है जी। तो इसलिए वो क्वालिफिकेशन भी इनके काम आ गई, और यूं ये जो है इस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ओहदे के ऊपर मुतमक्कन हो चुके हैं। उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा नैब के केसेस हैं, वही केसेस जिसके अंदर राजा परवेज अशरफ जैसे सियासतदान जो हैं वो भी हैं। ये पीपल्स पार्टी को भी सहूलियात फराहम कर चुके हैं, फिर दौड़ ला गए, ठीक है। और वो अब उस रेफरेंस में से इनका नाम निकलवाने के लिए, इनको एनआरओ देने के लिए जनाब इमरान खान साहब ने 1 जून को वो केसेस लगवा लिए हैं, और कोई 1 जून को फारग हो जाएंगे, कई केस फारग हो जाएंगे। वो जिस तरह वो जहर बलोच के केसेस फारग नहीं हो रहे, इस तरह इसके केसेस भी फारग हो जाएंगे। अदलिया ने भी वैसे क्या मजाक बनाया हुआ है इस मुल्क के साथ, ये जो ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं। अदलिया तो खैर फिर भी हम उनको सलूट करते हैं, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की जज अदालतें हैं ना, भले वो एहतसाब की हो और भले वो नारकोटिक्स की हो ना, ऐसे मान से बड़ा ही इस मुल्क को पोल्यूट किया है। और खैर, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, और वो टॉपिक ये है कि जनाब शौकत तरीन साहब तशरीफ ले आए, लेकिन जनाब इस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, मेजॉरिटी मीडिया पर्सन जो हैं और बड़े बड़े नाम जो हैं, बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है वफाकी काबीना के अंदर, वो जो नाम आए मुबारक हैं, वो इस वक्त हवा भरते पाए जा रहे हैं और चापलूसी करते पाए जा रहे हैं, और कदम चाटते हुए पाए जा रहे हैं, और बूट तो नहीं उन्होंने पहने हुए, लेकिन वो कदम चाटते हुए पाए जा रहे हैं जनाब फवाद चौधरी साहब की वापसी के। और फवाद चौधरी साहब वजारत इत्तलात पे वापस आ गए हैं। फवाद चौधरी साहब ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया नहीं होना चाहिए जी। ऐसे शख्स को वज़ीर इत्तलात लगाया गया है जो ये बिलीव रखता है कि ये अखबार, ये टीवी, ये पुराने ज़माने की बातें इन्हें बंद कर देना चाहिए, और सोशल मीडिया जो है वो फ्यूचर की बात है और फ्यूचर पे आ जाना चाहिए। और इसलिए इसमें काम करने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, इनको भूखा मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। और ये जो ख़ास तौर पे जो अफराद यूट्यूब बना के और हुकूमत में तबर्रा करते हैं, इनको तो फांसी की सज़ा दे दी चाहिए, ये इनके ख्यालात हैं। खाक साहब जब उठाए गए थे, ठीक, खाक साहब जब उठाए गए थे तो मौसूफ की औकात इतनी है कि ये फ्रंट से लीड कर रहे थे। इन्होंने कई डिस्टॉर्टेड पोस्टें उठा के मेरी पोस्टें शो करके उनको शेयर किया था। मिनिस्टर को शर्म नहीं आ रही कि वो जाली और झूठी पोस्टें मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा के कर रहा था। और मज़े की बात यह है, बैक वक्त ये मुझे कादियानी साबित करने और ख़त्म नबूवत का मुजाहिद साबित करने पे लगा हुआ था। दोनों पोस्टें इसके ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुई थी, यानी कि बैक वक्त वो मेरे के ऊपर दोनों इल्ज़ाम लगा रहा था कि इधर से इसको गाली पड़े इधर की और इधर से गाली पड़े इधर की, या कितना शातिर आदमी होगा, या कितना झूठा आदमी है, या कितना किज़ब बयान आदमी है। ऐसे लोग राइज बहुत करते जिनका कोई स्पाइन नहीं होती। अच्छा, ये वो शख्स है कि जिसके साथ ये जब एक अदारे के अंदर नौकरी करने आया तो कुछ दिन के लिए इसके पास कमरा नहीं था, और खाक साहब ने कहा कि आप मेरे कमरे में बैठ जाया करें। तो ये अपने प्रोग्राम किया करता था वहाँ पे टीवी पे, तो ये बैठ के वहाँ पे तैयारी करता था प्रोग्राम की। और ये इतना किज़ब बयान शख्स है कि जब इसने मेरे खिलाफ बकवास करना शुरू की, तो मैंने कहा यार आप तो मुझे ज़ाती तौर पर जानते हैं, ठीक है। वो यार तेरे चचा ने जब मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 की प्रोसीडिंग शुरू की थी, तो आपने ये किसी दोस्त के जरिए अप्रोच किया था ना कि यार वो उन्हें कहे आके ज़रा मिल लें, ठीक है, और फिर आपसे मुलाकात हुई, ठीक है। और अगरचे वो केस तो चचा ने विड्रॉ नहीं किया, क्योंकि चचा के मालकों ने फाइल किया हुआ था ना, जो उसको कहते थे बुली चल पै जा इसको। तो लेकिन आपसे हाई कोर्ट के लेवल की भी याद अल्लाह थी, आप कुछ शर्म कर लेते यार, मेरा मतलब है, ठीक है। मुझे ये अल्फाज अदा करते हुए शर्म आ रही है ईमान से कि यार मैं चलें 4 दिन उनके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन इस शख्स ने शर्म नहीं की। यानी वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए घटियापन की किसी भी पस्ती तक गिर सकता है। तो लिहाजा वो इस वक्त वजीर इत्तलात हो गया। पाकिस्तान के अंदर गंद का, झूठ का, बकवासियात का एक नया दौर बहाल हुआ, जो इसके पहली दफ़ा वजीर इत्तलात बनने पे शुरू हुआ था, वो बहाल हो रहा है, ठीक है। और इस बहाली के अंदर जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो हुकूमत
کسی بھی حکومت نام کی کسی بھی چیز کی اگر کوئی کریڈیبلٹی، کوئی رسپیکٹ، کوئی عزت کہیں پہ بھی موجود ہے تو اس کو بھی کھرچ کے وہاں سے نکال لیا جائے اور اس کا بھی جنازہ نکال دیا جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں آپ کی امیدیں اس سے بڑھائیں گے، کچھ لوگ اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ان لوگوں کو اپنی جگہ پہ رہنے دیجئے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ وہ بوتلوں سے راضی ہونے والی قوم نہیں ہے، وہ کولروں میں ڈال کے پیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا ان سے گمراہ نہ ہوئیے گا، یہ ایک انتہائی جھوٹا آدمی ہے اور آپ کو اور مجھے ٹینشن میں مبتلا کرے گا، آپ کے اور میرے بلڈ پریشر کے اندر کرے گا، لیکن اصل ہماری کامیابی کیا ہوگی کہ ہم اس کو سیریس ہی نہیں لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سیریس نہیں لینا ہے اس کو، ٹھیک ہو گیا؟ اور ان کے آمد ہوتے ہی پہلے دن جو ہے وہ حامد میر صاحب کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے اور اس کو گالیاں نکال دی گئی ہیں، اور یہ جس دن پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کو اور کوئی کام نہ ملے تو حامد میر کے اوپر گالیوں کا ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں، جو جھوٹے سچے الزامات ہیں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور مستقل مزاجی ہے حامد میر صاحب کی، اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے، چپ کر کے ہنستے رہتے ہیں، اور اگلے دن پھر اس طرح ایک ٹویٹ کو ان کو اسی طرح جو ہے وہ اریٹیٹ کریں۔ 420 لاکھ کے جتنے بھی ہیں مجاہدین جو ہیں ان کو بھی، اور ان کے کیپٹن جناب فواد چودھری صاحب کو بھی۔ ویلکم ٹو دا گیم فواد چودھری صاحب۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیچے ہمارا ای میل ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، ای میل بھیج دیا کریں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔